नमस्कार। हम सब ने कभी ना कभी ऑनलाइन कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर किया है, राइट? और अक्सर वो बिना किसी झंझट के हमारे दरवाजे तक पहुंच भी जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है? हाल ही में अमेजॉन की ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव रोल के लिए एक जॉब पोस्टिंग सामने आई, और सच बताऊं तो ये कोई आम जॉब नहीं है। इसके जरिए हमें ग्लोबल सप्लाई चेन के उस विशाल छिपे हुए तंत्र को देखने का मौका मिलता है जो इस पूरे ई कॉमर्स को असल में चलाता है। तो चलिए आज इस विषय का गहराई से विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि यह पूरी मशीनरी कैसे काम करती है। अब देखिए, जब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असली सवाल यह है कि जब अचानक से कोई मुसीबत आ जाए, जैसे कोई तूफान आ गया हो या फिर हाईवे पर ट्रकों का काफिला फंस जाए, तब इस ग्लोबल माल ढुलाई को कौन कंट्रोल करता है? यह दिन प्रतिदिन के साधारण लॉजिस्टिक्स का काम नहीं है दोस्तों, यह तो हाई स्टेक्स यानी बहुत ही गंभीर लेवल के प्रॉब्लम सॉल्विंग का खेल है। और यहीं पर एंट्री होती है एनओसी की, यानी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये अमेज़न के पूरे सप्लाई चेन नेटवर्क का सेंट्रल कमांड और कंट्रोल हब है। इसे आप एक तरह से इस पूरे सिस्टम का दिमाग समझ सकते हैं। इसका एक लौता काम यह पक्का करना है कि माल बिना रुके और बिल्कुल सही समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचे। लॉजिस्टिक्स की दुनिया में अगर कोई असली एक्शन है तो वो यही है। और इसके स्केल को तो बिल्कुल कम मत आंकिएगा, ये ऑपरेशन सच में बहुत बहुत विशाल है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, भारत और यूरोपियन यूनियन जैसे कई बड़े ज्योग्राफिकल एरियाज की। मतलब इस रोल का जो असर है ना, वो किसी एक शहर या देश तक सीमित नहीं है, ये पूरी तरह से एक ग्लोबल फुटप्रिंट है। दिलचस्प बात यह है कि इस काम को दो बहुत ही अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला है टैक्टिकल मैंडेट और दूसरा है स्ट्रेटेजिक मैंडेट। टैक्टिकल मैंडेट बहुत ही फास्ट पेस्ड होता है। जैसे ही कोई दिक्कत आई, तुरंत उसका समाधान निकालो और सभी स्टेक होल्डर्स को अपडेट करो। यह रोजमर्रा की जंग की तरह है। और दूसरी तरफ है स्ट्रेटेजिक मैंडेट, जो थोड़ा धीमा और काफी सोच समझकर किया जाने वाला काम है। इसमें डेटा के ट्रेंड्स को गहराई से एनालाइज करना, प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करना और नेटवर्क को बेहतर बनाना शामिल है। तो ये तो हो गई काम के तरीकों की बात। अब देखते हैं कि इन ऑपरेशंस को किन दो प्रमुख वर्टिकल्स में बांटा जाता है, इनबाउंड और आउटबाउंड। चलिए पहले इनबाउंड ऑपरेशंस को समझते हैं। ये वो सफर है जहां सामान सीधा वेंडर से अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर यानी एफसी तक जाता है। स्टेप 1 वेंडर से सामान का पिकअप, स्टेप 2 कैरियर ट्रांजिट यानी रास्ते का सफर, और आखिर में फुलफिलमेंट सेंटर पर डिलीवरी। इस पूरे सफर में अगर कहीं भी कोई अड़चन आती है तो उसे तुरंत सुलझाना इसी टीम की जिम्मेदारी होती है। वहीं दूसरी तरफ है आउटबाउंड ऑपरेशंस। यह तब शुरू होता है जब सामान गोदाम से बाहर निकलता है। सबसे पहले फुलफिलमेंट सेंटर से प्रस्थान, फिर कैरियर हब तक का सफर और सबसे अहम लास्ट माइल डिलीवरी यानी सीधे कस्टमर के दरवाजे तक। हम जो कस्टमर से डिलीवरी के वादे करते हैं ना, उन्हें पूरा करने के लिए यह आउटबाउंड प्रक्रिया बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सब कब होता है? यह ऑपरेशन 24/7 चलता है। जी हां, 24 घंटे 7 दिन। ग्लोबल ई कॉमर्स सच में कभी नहीं सोता। इस एनओसी को एक ऐसे माहौल में काम करना पड़ता है जो लगातार बिना रुके चालू रहता है। चाहे दिन हो या आधी रात, दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई पैकेज हमेशा अपने रास्ते पर होता है। अब इतने बड़े और लगातार चलने वाले सिस्टम में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सही और सटीक कम्युनिकेशन। एक ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव दरअसल बाहरी और आंतरिक टीमों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल का काम करता है। बाहर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन कैरियर्स और वेंडर्स होते हैं, और अंदर की तरफ रिटेल, फाइनेंस, सॉफ्टवेयर सपोर्ट और खुद फुलफिलमेंट सेंटर्स। बिजनेस बिना रुके चलता रहे, इसके लिए इन सभी अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ जोड़कर रखना सच में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो असल जिंदगी में यह जिम्मेदारी कैसी दिखती है? इसमें पल पल की प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल है। जैसे अगर कोई डेटा मिसमैच है तो उसे सही टीम तक एस्केलेट करना, इंटरनल टूल्स का इस्तेमाल करके सही डेटा ढूंढ निकालना, और सबसे बड़ी बात, बहुत ही कम समय में सही फैसले लेना। इसके साथ ही लीडरशिप को यह बताने के लिए कि हम अपने लक्ष्यों से कितना आगे या पीछे हैं, हर हफ्ते एक डिटेल रिपोर्ट या नैरेटिव तैयार करके प्रेजेंट करना होता है। अब सवाल यह है कि इस पूरे कमांड हब को चलाने के लिए किस तरह के लोगों की जरूरत होती है। आइए समझते हैं इसके मानवीय पहलू को, कि इसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए। इतने बड़े लेवल के लॉजिस्टिक्स को ग्राउंड पर उतारने के लिए कुछ खास स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है एक मजबूत एजुकेशनल बैकग्राउंड से।
जैसे कि बैचलर्स डिग्री। साथ ही 12 से 24 महीने का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन सबसे अहम है आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल सोच। और हां, ये कोई वन मैन शो तो है नहीं, इसलिए एक डायनामिक टीम के साथ मिलकर काम करने की क्षमता होना तो बिल्कुल मस्ट है। इसके अलावा हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स का सही मिक्स होना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि सामान कैसे मूव कर रहा है। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल्स और वी लुकअप्स जैसी टेक्निकल चीजों में एकदम मास्टर होना पड़ेगा। साथ ही अलग अलग टीमों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए बहुत ही शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। और हां, एक एनालिस्ट की तरह डेटा में छिपे ट्रेंड्स को पहचानने वाली एक पारखी नजर इस काम की रीढ़ है। अब देखिए, इतने हाई प्रेशर वाले काम में कंपनी का कल्चर बहुत मायने रखता है। ये कोट इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ता है। उनका मानना है कि एक समावेशी संस्कृति कर्मचारियों को सशक्त बनाती है ताकि वो कस्टमर्स को बेहतरीन रिजल्ट दे सकें। यह दिखाता है कि दिन रात इस विशाल नेटवर्क को चलाने वाले लोगों को सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत वर्क कल्चर कितना जरूरी है। तो आज हमने एक जॉब पोस्टिंग के जरिए इस पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन के कमांड सेंटर को डिकोड किया। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मैं छोड़ना चाहता हूं। आज के समय में जब सप्लाई चेन तेजी से ऑटोमेट हो रही है, तो भविष्य में इन ग्लोबल लॉजिस्टिक्स को संभालने में इंसानों की भूमिका कैसे बदलेगी? क्या मशीनें सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगी, या फिर मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए इंसानी दिमाग की जरूरत हमेशा बनी रहेगी? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।